हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है, फिर मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। देखिए, परचेजिंग का मतलब क्या है, किसी चीज़ को खरीदना, और परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि आपकी कितनी खरीदने की क्षमता है। ये परचेजिंग पावर, इसका ये मतलब होता है। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। तो इस डेफिनेशन पे मैं बाद में आऊँगा, पहले एक एजम्पशन को हम लेते हैं। तो एजम्पशन क्या है? एजम्पशन में ये एज्यूम करिए कि इंडिया और यूएस हैं, और इंडिया और यूएस जो है, ये मेरा एजम्पशन है कि ये दोनों कंट्रीज हैं, सिर्फ एग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग इन इंडिया इज ₹30, और द कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग इन यूएस इज $1। ठीक है, इंडिया और यूएस हैं, दोनों सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जीडीपी कैलकुलेट हमें करना है, जो जीडीपी हमें कैलकुलेट करना है तो क्या है, एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन ईयर। तो जो दोनों एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया जो है उसमें जो एग की जो कीमत है, 1 डजन एग की कीमत है वो ₹30 है, और जो यूएस है उसमें जो 1 डजन एग की कीमत है वो $1 है। ओके, अब एक्सचेंज रेट एक चीज होती है, आप सुनते रहते होंगे न्यूज में कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले गिर गया। आजकल तो यही सुनने में ज्यादा आता है कि गिरता ही चला जा रहा है। तो जो रुपया गिर रहा है डॉलर के को लेके, वो जो कैलकुलेशन होता है कि एक डॉलर में कितने रुपए आएंगे, उसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो जब करेंसी का कन्वर्जन होता है तो आपको पता होगा उसमें एक्सचेंज रेट का एक बड़ा रोल रहता है। तो अगर मैं एक्सचेंज रेट की बात करूं तो एजम्पशन में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेट है, जब ये कैलकुलेशन हो रही है, वो $1 जो है वो ₹60 के आसपास है। ठीक है, अब एजम्पशन को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया जो है वो 5 डजन ऑफ एग्स प्रोड्यूस करता है एक साल में, और जो यूएस है वो 15 डजन ऑफ एग्स प्रोड्यूस करता है। ओके, अब एक बार दोनों का जीडीपी कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, जीडीपी ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया 5 डजन एग्स प्रोड्यूस कर रहा है, और 1 डजन की जो कीमत है वो ₹30 है। तो इंडिया का जो जीडीपी हो गया वो कितना हो गया, 150 हो गया रुपीस में, आईएनआर में। ओके, तो ये हमने आईएनआर 150 लिख दिया। ठीक है, जो यूएस है वो 15 डजन एग प्रोड्यूस कर रहा है, तो जीडीपी ऑफ यूएस कितना हो गया, 15 इंटू $1 इंटू $1, ये हो गया $15। तो ये $15 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट वो होता है जिस रेट पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है। अब जो एक्सचेंज रेट होता है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिफाइन करता है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। जब हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि करेंसी की भी एक डिमांड और सप्लाई होती है। तो करेंसी की डिमांड के ऊपर ये डिपेंड करता है, स्पेकुलेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि जो इकॉनमी है उस कंट्री की वो कैसे कर रही है, या उसका एंटिसिपेशन आगे चल के उस पर किस तरीके का स्पेकुलेशन है। तो जो एक्सचेंज रेट है वो एक बहुत डिफरेंट वेरिएबल है, यही हम चीज़ पर प्रूव करना चाह रहे हैं। तो जो इस टाइम पे जब हम ये एजम्पशन ले रहे हैं, तो इसमें हम ये मान रहे हैं कि जो डॉलर का और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो है $1 = ₹60। इंडिया का जीडीपी मैंने आपको कितना बताया था, कितना कैलकुलेट किया था, 50। अगर मैं 50 को एक्सचेंज रेट से कैलकुलेट करूं, अगर मैं 150 मैंने बताया था, 150 को मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, 150 डिवाइडेड बाई 60, ये कितना हो गया, ये हो गया डॉलर्स में हो गया 2.5। ये कब हुआ है, जब मैंने एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और अब इमेजिन करिए इंडिया एक दिन जो है वो यूएस के बराबर ही प्रोडक्शन करने लग जाता है। यूएस का जो प्रोडक्शन है वो सेम रहता है, वो 15 डजन ऑफ एग्स ही रहता है। लेकिन इंडिया जो है वो क्या करता है, इंडिया अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेता है, और इंडिया अचानक से विश्व गुरु बन जाता है, और 15 डजन एग यूएस के बराबर जो है वो प्रोड्यूस करने लगता है। तो अगर 15 डजन एग इंडिया प्रोड्यूस करेगा तो इंडिया का जीडीपी कितना हो जाएगा, 15 डजन एग्स, 1 डजन की कीमत ₹30, तो ये हो गया 450। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे जब 15 डजन एग इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट यूएस के गुड्स एंड सर्विसेज के बराबर हो गई हैं। ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल ही बराबर हो गई हैं। दोनों 15 डजन एग जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं।
अगर इंडिया 15 डजन ऑफ एग प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडिया का जीडीपी कितना हो जाता है, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था 450, और अगर मैं इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 450 को मैं 60 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आएगा 7.5। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो यूएस है वो भी 15 डजन एग प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया का भी हमने एजम्पशन मान लिया कि 15 डजन एग प्रोड्यूस कर रहा है, और जब मैं डॉलर में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे डॉलर आ रहा है 7.5, जबकि जो यूएस का जीडीपी आ रहा है वो आ रहा है 15। तो डिस्क्रिपेंसी क्या हो गई, डिस्क्रिपेंसी हो गई सेम लेवल के गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया और यूएस प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनके जो जीडीपी हैं, इनके जो जीडीपी कैलकुलेशन है वो बहुत डिफरेंट है, वो एकदम ऑलमोस्ट हाफ हो गया है इंडिया का। ठीक है, कहाँ $15 और कहाँ $7.5। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज अगर दो इकोनॉमीज में बराबर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनका जो जीडीपी है वो बराबर हो। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पॉलिसी है, कहीं ना कहीं कुछ मिसकंसेप्शन है, यहीं कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती करी है, और वो गलती क्या करी है, हमने गलती करी है एक्सचेंज रेट को बेस मान के। एक्सचेंज रेट का क्योंकि हमने यूज किया है, और जो एक्सचेंज रेट है वो उनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, जो एक्सचेंज रेट है वो करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई पे, वो स्पेक्यूलेशन पे, वो किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस तरीके के आपके बिजनेस सेंटिमेंट्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं, जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए एक्सचेंज रेट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब इसको इक्वालिटी में लाने के लिए, इसको पैरिटी में लाने के लिए अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इंडिया जब यूएस के बराबर प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज, तो इंडिया का जो जीडीपी निकल के आए वो यूएस के बराबर ही निकल के आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि हम एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी का, कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। ठीक है, इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। ठीक है, purchasing power parity is defined as the number of units of the country's currency required to buy same amount of goods and services in the domestic market as $1 would buy in US। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में अगर मेरे पास $1 है तो ठीक है, तो इस $1 से मैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर सकता हूं। ठीक है, एक गुड्स एंड सर्विसेज इससे मैं कुछ बाई कर सकता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए इस $1 गुड्स एंड सर्विसेज से, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 1 kg या मे बी या ठीक है 1 kg राइस मैं इससे बाई कर सकता हूं। तो मेरे पास $1 है यूएस में, और इस $1 से जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर रहा हूं वो मैं 1 किलो राइस बाई कर रहा हूं। ठीक है, अब सेम राइस मैं इंडिया में कितने का खरीद सकता हूं, इंडिया में 1 kg राइस, 1 किलो राइस, सेम राइस जो यूएस मार्केट में मैंने $1 के खरीदे थे, उसको मैं इंडिया में कितने पैसे का खरीद सकता हूं, उसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, और हम परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज करके ही जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तभी पैरिटी यानी कि इक्वालिटी आएगी दो कंट्रीज में। एक्सचेंज रेट से पैरिटी लाना, एक्सचेंज रेट से इक्वालिटी लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूं तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई $1 से जितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज इंडियन मार्केट में कितने के आएंगे। तो हमारे केस में क्या था, हमने एग एज्यूम करे थे, तो $1 में मैं कितने एग खरीद सकता हूं, 1 डजन, ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है, लास्ट वाली मैं स्लाइड पे जाता हूं, लास्ट वाली स्लाइड पे जाता हूं, तो मैंने क्या बताया था कि 1 डजन, जो कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग इन यूएस इज $1। तो यूएस में मैं $1 से क्या कर सकता हूं, मैं $1 से 1 डजन एग खरीद सकता हूं $1 से। ठीक है, इंडिया में मैं 1 डजन एग, सेम 1 डजन एग कितने में खरीद सकता हूं, ₹30 में। ठीक है, तो जो पैरिटी बन रही है, जो परचेजिंग पावर पैरिटी बन रही है, वो बन रही है ₹30 इक्वल टू $1। सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो $1 परचेज करेगा यूएस में, वो सेम बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज किसी और कंट्री में कितने के पड़ने वाले हैं, कितना उसका किसकी वैल्यू होने वाली है, इसको हम बोलेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, और परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट पे तो हम साफ साफ लिख देते हैं,
एक्सचेंज रेट में तो हम साफ साफ लिख देते हैं कि $1 को अगर आपको एक्सचेंज करना है तो आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे। यहां पे हम इसको ऐसे नहीं लिखते, ऑल्दो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे लिख दिया। यहां पे हम जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं LCU। LCU का मतलब है लोकल करेंसी यूनिट। इसका मतलब है कि $1 जो है वो 30 लोकल करेंसी यूनिट के बराबर है। और करेंसी यूनिट इंडिया की क्या है? इंडिया की करेंसी यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रुपीज। तो अगर यहां पे कन्वर्जन होना है तो हमें 60 का एक्सचेंज रेट नहीं लेना। 60 का जो एक्सचेंज रेट है वो एक हमें डिस्टॉर्टेड पिक्चर देगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट का प्रोडक्शन से, एक्सचेंज रेट का जिस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। स्पेक्यूलेशन पे बेस है, डिमांड और सप्लाई ऑफ द करेंसी पे बेस है, जिसको जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल कर सकता है और बहुत सारी जो फैक्टर्स है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सचेंज रेट इज अ बैड मैकेनिज्म। तो एक्सचेंज रेट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। और परचेजिंग पावर पैरिटी में हमें क्या निकलेगी? $1 इक्वल टू सम LCU। सम मतलब कोई वैल्यू आएगी लोकल करेंसी की, उसको हम यूज करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, $1 US में एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है। वो सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैं किसी भी इकोनॉमी में जाऊं, मैं इंडिया में जाऊंगा तो मैं रुपीज में देखूंगा, मैं अगर चाइना में जाऊंगा तो रेनमिनबी में देखूंगा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी, सपोज मैं चाइना चला जाता हूं और चाइना में जाके ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो $1 में मेरे को US में पड़ रही थी, मुझे चाइना में 5 रेनमिनबी में पड़ेगी। तो मैं एक्सचेंज रेट को डिस्कार्ड कर दूंगा और मैं बोलूंगा $1 इक्वल टू 5 LCU इन चाइना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हम लोग एग्स की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि US में $1 में 1 डजन एग आ रहे हैं और इंडिया में जो 1 डजन एग आ रहे हैं वो 30 रुपए में आ रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? LCU की बात करूं, अगर डॉलर के LCU की बात करूं, लोकल करेंसी यूनिट की बात करूं, वो इंडिया के केस में 30 है। अगर मैं 30 से कैलकुलेशन करता हूं, अगर मैं ये कैलकुलेशन 30 से करता हूं, यानी कि मैं फिर से लास्ट वाला अजम्पशन फिर से ये वाला एजम्पशन में फिर से मैं एक बार फिर से इस पे आता हूं। इंडिया भी 15 जो डजन एग्स है वो प्रोड्यूस करने लगा। तो लोकल इंडियन मार्केट में 450 रुपीज का GDP उसका हो गया। और जो LCU है इस केस में, लोकल करेंसी यूनिट है, वो 30 है, यानी कि $1 इक्वल टू 30 LCU फॉर इंडिया के केस में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में जो मैं 450 को डिवाइड करूंगा वो 60 से नहीं करूंगा, जो एक्सचेंज रेट है वो मैं 30 से करूंगा। तो 450 डिवाइडेड बाय 30, अब जो आएगा वो आएगा $15। तो इंडिया का GDP कितना हो गया? $15 हो गया, जो कि एग्जैक्टली GDP ऑफ US के बराबर है जब वो 15 डजन ऑफ एग प्रोड्यूस करता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी से हम जो एक्सचेंज रेट है उसको निगेट करते हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन से जो कन्वर्जन होता है उसके लिए हमें LCU या लोकल कन्वर्जन यूनिट यूज करनी चाहिए, जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी से निकालते हैं। जो डेफिनेशन है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब क्या होता है? अब ये होता है कि देखिए, इंडिया का कुछ GDP आएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज, क्योंकि जो इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो मार्केट प्राइस है वो रुपीज में ही होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम साइज ऑफ इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं, या जब मैंने IMF का आपको डेटा दिखाया था लास्ट एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, हमने इस पे बात करी थी और हमने कहा था कि लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हमने क्या किया था? इसमें हमने नॉमिनल GDP हमने कैलकुलेट किया था कंट्रीज का, और जो एक्सचेंज रेट चल रहा था उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर दी थी। तो सपोज आज जो एक्सचेंज रेट है वो 80 का चल रहा है, तो जो इंडिया का 3.5 ट्रिलियन US में जो वैल्यू आई थी वो एक्सचेंज रेट के हिसाब से आई थी। अब इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भाई एक्सचेंज रेट इज नॉट अ गुड मेथोडोलॉजी, एक्सचेंज रेट अच्छी मेथोडोलॉजी नहीं है। एक्सचेंज रेट जो है वो थोड़ा सा फ्लॉड मेथड है। एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में GDP को कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको LCU का इस्तेमाल करना चाहिए, जो परचेजिंग पावर पैरिटी से आती है। तो एक कैलकुलेशन हम उससे भी करते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो 82 रुपीज है। ऑलमोस्ट $1 इक्वल टू INR
82, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं LCU की बात करूं तो $1 इक्वल टू 23.5 अप्रॉक्सीमेटली 23 के आसपास है फॉर, ये LCU की मैं बात कर रहा हूं फॉर इंडिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरा जो भी मेरा नॉमिनल जीडीपी आएगा, 2022 में, मैं अगर उसको 82 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे सपोज कुछ भी वैल्यू आई तो मैं उसको 82 से डिवाइड करूंगा एक्सचेंज रेट से, तो मेरे को ये वैल्यू आएगी। ठीक है, सपोज इंडिया का जीडीपी है वो X है, उसको मैंने 82 से डिवाइड किया और उसका जो वैल्यू निकल के आई वो $3.5 ट्रिलियन निकल के आई। ठीक है, अब इस X को अगर मैं LCU से डिवाइड करूंगा, अगर मैं X को 23.5 से डिवाइड करूंगा, जो आज का लगभग LCU है, तो जो ये वैल्यू निकल के आएगी ये कहीं ज़्यादा होगी 3.5 ट्रिलियन से। तो जो PPP पे वैल्यू निकल के आती है, PPP पे जो हम कन्वर्जन करते हैं इंडियन इकोनॉमी को हम कैलकुलेट करते हैं इन डॉलर्स में, तो जो नॉमिनल जो लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आती है, उससे जो पिक्चर है वो बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, ये तो हम जो कैलकुलेशन करते हैं, ये हम जो करते हैं ये हम एक्सचेंज रेट पे करते हैं, लेकिन अगर हम PPP पे कैलकुलेशन करते हैं तो जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है वर्ल्ड की। ठीक है, वो जो जापान है उसको पीछे छोड़ देता है और जापान से ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर मैं इंडिया के जीडीपी को फिर से मैं लिख देता हूं, इंडिया का जो जीडीपी है, इंडियन जीडीपी इन INR, इसको मैं 82 से डिवाइड करूं जो आज का एक्सचेंज रेट है, और इंडियन जीडीपी इन INR को मैं 23.5 से डिवाइड करूं जो मे बी आज का LCU है फॉर इंडिया। तो ऑफ कोर्स इस केस में ये केस सपोज ये X है और ये Y है, तो एक चीज़ हमें पता है नॉर्मल कैलकुलेशन से कि जो Y है वो X से ज़्यादा होगा। तो अगर हम PPP पे कैलकुलेशन करते हैं तो इंडिया की जो इकोनॉमी का साइज़ है वो कहीं बड़ा हो जाता है, वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि 23 और 23 और 82 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का अंतर हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है निकल के। तो अगर जब PPP पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं रहती, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आती है। उससे ऊपर सिर्फ चाइना और US होती हैं। वो जापान को जो है वो पछाड़ देती है, और ऐसे नहीं छोटा मोटा नहीं पछाड़ती, जैसे UK को पछाड़ा था, हमने देखा था नॉमिनल ग्रेड में, ऑलमोस्ट डबल के मार्जिन से पीछे करती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं PPP पे, तो इंडिया जीडीपी अगर मैं PPP पे कैलकुलेट करूं, ये $3.5 के आसपास है नॉमिनल पे, और 11.665 है ये PPP पे 2022 पे। ये देखिए कितना फर्क आ गया, कहाँ 3.5 ट्रिलियन, ठीक है, और कहाँ $11.6 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 4 टाइम का अंतर है। तो वही जो हमने वहां पे कैलकुलेट किया था, ऑलमोस्ट सेम अंतर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं वो LCU से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हमें PPP से मिलता है। ये अंतर है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में ध्यान में रखना है, अगर आपके पास प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो 5th और 3rd में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी अगर मेंशन्ड है तो परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का जो साइज है वो वर्ल्ड में 3rd है। अगर नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल में इंडिया का जो साइज है वो 5th है। अभी हमने UK को पछाड़ा है, हमने लास्ट वीडियो में हमने ढंग से बात करी है। ठीक है, तो अब इन PPP टर्म्स इंडिया continued to be the 3rd largest economy in the world in 2021. The economy stood at $11.6, which is almost twice the size of Japan, which was the 4th largest economy in the world in PPP terms with 5.4 trillion economy. ठीक है, तो जापान को हम पीछे छोड़ देते हैं, छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, ऑलमोस्ट डबल से पीछे छोड़ देते हैं जब कैलकुलेशन हम PPP के हिसाब से LCU में करने लगते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बट आई एम श्योर मैंने एग्जाम्पल्स दिए, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो डाउट सेक्शन में जाइए, मुझे लिख के भेजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व द डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट